क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में कक्षा 10 मैथ्स का पेपर 6 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। तो 6 मार्च 2024 का ये पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वह स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पेपर में वो बोर्ड परीक्षा में बैठे, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस पेपर को आप देखें, किस रूप में सॉल्यूशन क्वेश्चंस के करने थे। एग्ज़ाम के बाद जब आपका 15 है ना, 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखना और ये देखना कि आपने मैथ्स के प्रश्नों के उत्तर किस रूप से लिखे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक अंदाज आ जाएगा कि बोर्ड में आप लगभग कितने अंक लाने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह पेपर उनकी तैयारी के लिए, बोर्ड की तैयारी के लिए बड़ा अहम होगा। वो भी देख पाएंगे जब बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को तैयारी करेंगे तो ये पेपर जो है बोर्ड का, ये आपको पैटर्न बताएगा कि इस रूप में प्रश्न आते हैं, इस रूप में प्रश्न आते हैं और इस रूप में सॉल्व करने हैं। तो आइए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम 2025 पेपर सॉल्यूशन, कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2024 प्रश्न पत्र का हल। तो आप ये देखिए कि जो पहला प्रश्न होता है, जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, उसके 8 पार्ट्स हैं। प्रश्न संख्या 1 के 8 भाग हैं। ठीक है, क ख ग घ ग क ख ग घ ग चौ, इस टाइप से करके, ठीक है ना, इस टाइप से करके 8 भाग हैं और एक भाग 1 मार्क्स का है। और यह है बहुविकल्पी। इसमें जो सही उत्तर है वही लिखना है, विकल्प के रूप में लिखना है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, व्याख्या नहीं करनी है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का क वाला पार्ट है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। कौन सी संख्या इरेशनल है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। वर्गमूल 16 कितना है? अब वर्गमूल 16 तो आप जानते हैं, वर्गमूल 16 का मान होता है 4। ये तो 4 है, ये 4 है, तो 4 अपने आप में क्या है? 4 तो परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये तो परिमेय हो गया क्योंकि इसका वर्गमूल निकल लिया पूरा 4। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ी है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखें, p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, इसको शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये शून्य नहीं है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। डेसिमल फॉर्म है, संख्या को दशमलव के रूप में लिखा गया है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग है, 0.75 आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो दशमलव संख्याएं भी जो आपको निश्चित अंकों के साथ दिख रहे हैं 0.75, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। यदि मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा तो 75/100 हो जाएगी, 75/100। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है क्योंकि 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए यह क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब ये वाला विकल्प सही है। तो केवल इतना आप लिख देंगे कि विकल्प सेकेंड सही उत्तर है। केवल इतना भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक हो गया। व्याख्या कुछ नहीं देनी, केवल विकल्प लिखना है कि कौन विकल्प सही है। अब आप देखो दूसरा द्विघात समीकरण। अब मैं यहाँ थोड़ा जगह बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो ख वाला पार्ट है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। उसको मैं सॉल्व करता हूँ
आप देखिए इस समीकरणों से है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। इसको देखिए आप, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है ये। द्विघात समीकरण नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। आप जानते हैं किसी बहुपद के शून्य का मतलब हुआ कि x के वे मान जिनको मैं यहाँ रखूँगा और इसकी वैल्यू शून्य हो जाए। तो दो शून्य का हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो वो इन दोनों का योग आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए। इस बहुपद में x बराबर अल्फा करूँगा तब भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस बहुपद में x इक्वल टू बीटा करूँगा तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य क्या हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, इसके दो शून्य का है। अब x की घात 2 है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो शून्य कोने हैं, 2 zeros होंगे, और वो क्या है, अल्फा और बीटा ये दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक है b बटे x स्क्वायर का गुणांक a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए। क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक माइनस करके x का गुणांक b बटे x स्क्वायर का गुणांक a। ठीक हो गया, तो माइनस b बाई ए। इसी में अल्फा बीटा भी आता है आगे के लिए, आगे के बच्चों के लिए। अल्फा बीटा क्या होगा, इन शून्यकों का गुणा क्या होता है, इन शून्यकों का गुणा होता है कांस्टेंट टर्म c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक c बटे a। पर हमको प्रश्न पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के बहुपद ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाई ए। तो कौन सा उत्तर सही है, पहला वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर उत्तर लिख लेता हूँ, इसका आंसर मैं डियर स्टूडेंट यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आंसर इसका आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर हो जाएगा विकल्प कौन सा है, फर्स्ट। विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है, विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये वाला सही है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये थ्योरी आपको तैयार रखनी है, इसका आंसर ये वाला होना है। तीसरा देखिए, समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी 10 7 4 ये का पांचवा पद होगा, पांचवा पद निकालना है इसका। फिफ्थ टर्म ऑफ द AP 10 7 4 ... विल बी, इस समांतर श्रेणी का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इस AP का पांचवा पद क्या होगा। अब AP तो है ही, इसमें से इसको माइनस किया तो -3, इसमें से इसको माइनस किया तो -3, तो AP बन गया। ठीक हो गया, इसका पांचवा पद, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, nवां पद होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यह है AP का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह क्या है 5, तो ए 5 कितना हो जाएगा, ए 5 इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद 10 प्लस एन क्या है पाँचवा 5 माइनस 1 इंटू डी कैसे निकलेगा 7 माइनस 10, डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -3, तो -3 ठीक। एट दिस इज इक्वल टू 10, आप देखिए प्लस इसकी करिए 4 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 10 माइनस 12 कितना हो गया -2, 10 माइनस 12 कितना हो गया -2। तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद कौन सा हो गया -2, ये वाला विकल्प, ये चौथा वाला विकल्प सही है -2। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस एपी का फिफ्थ टर्म होगा, इस एपी का पांचवा पद क्या होगा -2 होगा। तो आंसर यहां लिख देता हूं, विकल्प 4 सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का घ देखिए, घ ग च ये सब 1 मार्क्स के। ठीक है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर कब होते हैं, जब थीटा कितनी डिग्री हो 45 डिग्री हो, कॉस 45 डिग्रीज भी होता है 1/√2, साइन 45 डिग्रीज भी होता है 1/√2। ठीक है, तो कॉस 45 पर भी वही मान आ रहा है 1/√2, साइन 45 पर भी वही मान आ रहा है। इसका मतलब 45 डिग्रीज पर कॉस और साइन बराबर होते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा ये है, ठीक है 45 डिग्री। तो तीसरा वाला विकल्प सही होना है। थर्ड वाला सही होगा कि जब थीटा का मान 45 डिग्रीज होता है तो कॉस और साइन बराबर होते हैं। विकल्प थर्ड सही उत्तर है। बस इतना ही लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ, यहाँ मैं इसके लिए आपको समझाने के लिए जगह बना देता हूँ। ठीक है, आप देखिए एक्सिस सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा हुआ है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ये वाई एक्सिस है, ये है मूल बिंदु ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अक्ष एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। एक्स अक्ष पर हमेशा एक्स का मान बदलता है, वाई का मान तो यहाँ 0 होता है। वाई का मान क्या होगा 0। वाई कब कुछ होगा, जब ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। तो यदि हम अक्ष पर जा रहे हैं तो वाई आपका 0 होगा। तो कोई भी बिंदु x, 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। x कहते हैं एक्स अक्ष में चलने वाली दूरी। तो x मतलब कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम हम यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं यहाँ पर हैं, इसलिए इसको x लिख दिया। कॉमा y अक्ष पर इस पे चलना है तो y अक्ष पर कुछ नहीं जाना ऊपर नीचे, तो ये 0 हो गया। ठीक हो गया। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर तो ये हो गया कि विकल्प, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प
फर्स्ट सही उत्तर है। ठीक है, अब आप देखो, यदि प्रश्न ऐसा आपसे पूछा होता कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक बताइए, टेल द कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट किस रूप में होता है? तो y एक्सिस में देखो, जब हम ऊपर नीचे जाएंगे तो ना तो इधर जाना है ना इधर जाना, मतलब x में नहीं जाना, x अक्ष में नहीं जाना। तो x पहला कोऑर्डिनेट तो 0, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x वाला होता है। पहला कोऑर्डिनेट कौन होता है? x कोऑर्डिनेट। तो 0 हो जाएगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे चल रहे हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, तो 0, y ये y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है। तो प्रश्न ये पूछा गया था, इसको मैंने थोड़ा एक चीज़ आपको और बता दी। और इसी में ये बता देता हूँ कि मूल बिंदु मतलब जब ना इधर जाना हो, ना इधर जाना हो, ना ऊपर जाना हो, ना नीचे जाना हो, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक हो गया। चलिए अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये भी हमने लिख दिया, सही लिख दिया इसको। ठीक है, अब चलो 1 का चौ क्या है उसको मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा जगह भी बना लेता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक से आपको समझना है पेपर। देखिए, एक एक प्रश्न को मैं तो समझा के आपको बता रहा हूँ ना, आगे के लिए भी आपकी तैयारी के लिए। आप देखिए, एक द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0, यह है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि द्विघात समीकरण इसके मूल समान हैं तो k का मान होगा। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + k = 0 आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ k विल बी। ठीक है, तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है द्विघात समीकरण। समीकरण क्यों है? देखो, बराबर का चिन्ह है, ये समीकरण है, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के बाएं ओर बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बराबर के इस तरफ बायां पक्ष, बराबर के इस तरफ दायां पक्ष। यदि केवल ये ऐसे इस रूप में लिखा रहता x² - 6x + k, केवल इस रूप में लिखा रहता तो ये क्या था? ये था द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बराबर आदि कुछ नहीं है। तो ये बहुपद है और ये समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद के मूल समान हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स का मतलब होता है, मूल का मतलब होता है कि x के वे मान जिनके लिए इस समीकरण, ये समीकरण क्या बन जाए? 0। दाएं पक्ष क्या है? 0 है ना। तो x के वे कौन मान होंगे जिसके लिए इस समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका मान, बाएं पक्ष का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, x के वे कौन मान हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उनको बोलेंगे इसके मूल। मूल बोलो, हल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो x के वे कौन मान होंगे जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए, उसके लिए बोलेंगे मूल। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड आर कॉल्ड द रूट्स। ठीक है, अब आपने ध्यान करना है, आपने ये देखना है कि ये x² + bx + c = 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, द्विघात व्यापक समीकरण बोलते हैं इसको ना। यदि इसके मूल समान हैं, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, तो क्या होता है कि b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। मूल मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? x के वे मान जिनके लिए ये समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसके मूल समान होंगे, मतलब x के दो मान बराबर आ जाएंगे जब b² - 4ac क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब इसकी तुलना इससे करो, देखो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। तो a बराबर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1। x का गुणांक b है, x का गुणांक -6 है, तो b इज इक्वल टू -6 प्लस c प्लस k, तो c इज इक्वल टू k। ठीक है, ठीक है। इसका और इसका कंपैरिजन क्या है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू k। जब मूल समान हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या लिखते हैं, 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब b -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब k। बी स्क्वायर -4ac 0, b कितना हो गया -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है k। तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया, -6 इंटू -6, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36, तो 36 माइनस 4k बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया, इसको मैं दाएं पक्ष में ले लूं तो 36 इज इक्वल टू 4k। यदि k का मान निकालना चाहूँगा तो इसके नीचे हो जाएगा k इज इक्वल टू 36/4, 4 से काटा 4 9 36, तो k का मान कितना हो गया, k इज इक्वल टू आ गया 9, k इज इक्वल टू 9। तो ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो आंसर के रूप में कॉपी में इस रूप में लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी 2 मार्क्स का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं, विकल्प ये आंसर यहां लिख लेता हूं, इसका विकल्प ये वाला थर्ड, विकल्प थर्ड सही उत्तर है। अब आपको जो है ना इसका आंसर निकालने के लिए एग्जाम में आपको रफ पेज पर इसको सॉल्व करना होगा, वहाँ पर नहीं देना है, वहाँ पर क्वेश्चन की व्याख्या नहीं देनी है, रफ में आप इसको सॉल्व करिए और यहाँ पर केवल इतना उत्तर लिख दीजिए। ठीक हो, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। यदि त्रिभुज ABC में BC 6 सेंटीमीटर हो तो AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। इफ इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। देखो बड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर बना लेता हूँ ट्रायंगल। कोई त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, ये BC दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर है, दिस साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AB और AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु माना ये है P और AC का मध्य बिंदु है माना Q, माना ये 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर पर ये लगा दिया। ये माना 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर लग गया, आधा आधा। इसका मध्य बिंदु ये है मिड पॉइंट और Q इसका मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। P AB का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है। तो आप देखिए ध्यान से कि यदि मैंने इनको ज्वाइन किया, यदि मैंने इनको मिलाया P और Q को, तो इस PQ की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है ना, AB का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु Q है, इनको ज्वाइन किया तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान ही रखना है कि PQ समांतर है BC के। PQ और BC आपस में समांतर होते हैं, एक जानकारी आप ये रख लीजिए, ये दोनों आपस में समांतर होते हैं। तथा दूसरी बात आप देखिए कि PQ इज इक्वल टू, PQ इसके पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BC, एक थ्योरम है। ठीक है, त्रिभुज की ये भुजा है ना बेस, अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तीसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो दिस इज पैरेलल टू दिस। और दूसरी बात की जो PQ होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ BC के। PQ बराबर इस BC का आधा, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो PQ कितना निकल जाएगा, हाफ ऑफ BC कितना है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, ठीक है ना। तो जो पूछा गया था आपको, AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा की लंबाई, AC और AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा की लंबाई कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक हो गया। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं विकल्प सेकेंड सही उत्तर है। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। चलिए इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। इसके लिए मैं यहां जगह बनाता हूं, आप लिखिए। यहां पर सॉल्व करते हैं। मैं तो सॉल्व भी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस वर्ष वाले बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया वो तो पेपर करके आ गए, उनको तो केवल अपने उत्तर भी लाने हैं। पर जो 2025 के बोर्ड के स्टूडेंट होंगे आगे, उनको समझना भी है पूरा। ठीक हो गया। इसको देखिए, यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका, माध्य है 12, माध्यिका है 15, तो उनका बहुलक होगा। बहुलक कितना होगा? इफ फॉर ए गिवन डाटा मीन एंड मीडियन, मीन है 12, मीडियन है 15 रिस्पेक्टिवली। ये मीन है पहला वाला और वो है मीडियन 15। देन देयर मॉड विल बी, तो उनका मॉड कितना हो जाएगा? बहुलक कितना हो जाएगा? आप जानते हैं बहुलक, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुणा गया माध्यिका, 3 गुणा गया माध्यिका माइनस 2 गुणा गया माध्य। ये होता है सूत्र। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा गया माध्य। तो बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू माध्य को बोलते हैं मीन। ठीक। तो हमको निकालना क्या है? बहुलक चाहिए। मॉड की वैल्यू चाहिए। तो मॉड कितना हो जाएगा? बहुलक मॉड ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, 3 गुणा गया माध्यिका, और माध्यिका है 15। ये माध्य है, अरे माध्यिका है, माध्यिका है 15 माइनस 2 गुणा गया माध्य, माध्य मतलब मीन, ये दिया हुआ है 12। तो कितना हो गया? 15 3 45 माइनस 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, 21 हो गया। ठीक है ना? आया समझ में? तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है 21 हो जाएगा इसका मॉड। बहुलक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ। चलिए यहीं पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? ये लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर हो गया विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। ठीक है ना? ये 21 आना चाहिए था इसका बहुलक। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। ठीक है, टेल द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इसको आप याद रखेंगे तो 1 नंबर का आपके लिए आगे ऐसा भी काम बन जाएगा। और किसी 2 को मान दे दिया, तीसरे आप निकाल देंगे। इसका दिया हुआ तो ये निकल जाएगा, इसका दिया हुआ तो ये निकल जाएगा, इसका मान दिया हुआ तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व पहले कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करने वहीं पर इनका आंसर देना शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटे रूप में, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूर्णांकों 26 और 91
26 और 91 का HCF चाहिए। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर 26 एंड 91 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। 26 और 91 का HCF चाहिए, तो इसके भी गुणनखंड करते हैं, इसके भी करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, प्राइम फैक्टर क्या हुए। अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं या अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, ये चलता रहता है। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर, देन दिस इज प्राइम नंबर, देन दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, मतलब जिनमें या तो 1 का भाग जाता है, 1 से डिवाइड होता है, जैसे 1 दूने 2, 1 2 जा 2। ठीक है, या स्वयं से डिवाइड होता है, स्वयं का भाग जाता है, 2 एकम 2। ठीक है, इसके अतिरिक्त और इसमें किसी का भाग नहीं जाता। ठीक है ना, आया समझ में? तो ये हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए, तो आप 2 लिखेंगे। कई बार ये पूछा जाता है कि एक ऐसी अभाज्य संख्या लिखिए जो सम भी है, सम अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है? सम संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर है ये, लीस्ट इवन प्राइम नंबर। एक ही अभाज्य संख्या है जो सम भी है, सम भी है और अभाज्य भी है, इवन भी है, प्राइम भी, बाकी सारे ऑड हैं, सब विषम संख्या है, विषम प्राइम नंबर, सब क्या हो जाते हैं? विषम अभाज्य। बाकी सारे अभाज्य संख्याएं कैसे होते हैं? विषम। ठीक हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ये तो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी। गुणनखंड कर लीजिए 26 के, 26 में 2 से डिवाइड करिए तो ये आ गया 13, 13 1 जा 13। इसके कर लेते हैं 91 के, 91 में 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, फिर 7 तियां 21, 13 7 91, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 26 इज इक्वल टू, अब देखो ये प्राइम है, अभाज्य हैं, तो 2 गुणा 13, 13 इंटू 2 26। 91 को क्या लिख सकता हूँ? 91 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 13, 7 इंटू 13। ये सब प्राइम है, देखो प्राइम 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 प्राइम, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या। HCF चाहिए, महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो HCF कैसे निकलता है? सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड कॉमन, जो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 13 13, तो ये कॉमन फैक्टर लेना है, जो कॉमन है वो लेना है और बड़ा से बड़ा हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर सीधे आगे कहेंगे कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है वो HCF हो जाएगा। तो दोनों में कौन है? 13 है, तो HCF कितना हो गया? 13 आ गया। HCF डियर स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ गया? 13 आ गया। इस रूप में करना है, तो आप उत्तर लिख देंगे 26 और 91 का HCF इज इक्वल टू 13। ठीक है, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। इस रूप में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। इस रूप में क्वेश्चन होने हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 समांतर श्रेणी आपको दे दिया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? 21 18 15। ठीक है,
कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, ठीक है, कौन सा पद शून्य है, ठीक है। इस एपी का फाइंड द सॉरी which term of the AP this is जीरो। ये AP जो है आप देखो AP क्या है, घट रहा है, इसमें से 3 माइनस क्या ये है, इसमें से 3 माइनस क्या ये है, धीरे धीरे घटते घटते कभी शून्य हो जाए। तो AP है, AP है 18 में 21 माइनस क्या, सॉरी 18 माइनस 21 माइनस 3, 15 माइनस 18 माइनस 3, तो AP है कि नहीं है। तो AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A इज इक्वल टू 21, ठीक। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D, सार्व अंतर, इसमें से माइनस कर देंगे, 18 माइनस 21 बराबर -3। कौन सा पद जीरो है, मतलब आगे चल चल के जीरो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो माना वो पद कौन सा, एनवां पद है, तो एनवां पद देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माना इस AP का एनवां पद क्या है, जीरो है, ठीक है। AP का एनवां पद क्या है, जीरो है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना AP का एनवां पद जीरो है, लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज जीरो, ठीक हो गया। तो nth टर्म, एनवां पद घटते 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 कहाँ जा रहा है, जीरो तक कब पहुंचेगा, तो वो एनवां पद हो गया शून्य बराबर A, प्रथम पद है 21 प्लस n, ये तो मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, -3, सॉल्व कर लेंगे। 0 इज इक्वल टू 21, अब देखो -3 और n का मल्टीप्लाई, -3n माइनस माइनस प्लस +3, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 3 24 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 21 और 3, 24 माइनस 3n को यहाँ ले लो, 3n इज इक्वल टू 24। तो यदि मैं n की वैल्यू मुझे चाहिए तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 24/3, तो 8 हो गया, ठीक है। इस AP का 8वां पद कितना हो जाएगा, इस AP का 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं लास्ट में सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा लास्ट में, AP का nवां पद, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तो आंसर लिख देता हूं इसका, AP का, इस AP का nवां मतलब 8वां आया था, 8वां पद शून्य है, ठीक है। कौन सा पद, 8वां पद शून्य है। तो इसके तो कैलकुलेशन भी करने वहीं पर, ठीक है। शॉर्ट आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं वो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी का यहाँ पर है ये, इसको मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पर, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 है। द्विघात समीकरण चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो यदि मैं करूँ कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा, तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन जाती है उसको हम कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस रूप में लिखी जाती है। यदि इसके मूल अल्फा बीटा हैं, ठीक है, यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एक बार दोनों मूलों को जोड़ना है, दोनों रूट्स का प्लस करना है और फिर दोनों का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दे रखे हैं मूल क्या हैं 5 और -2, एल्फा है 5 और बीटा है -2, तो प्लस -2 दोनों को प्लस कर दो। ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है, 5 + -2 x प्लस अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुणा कर दीजिए, इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 5 और बीटा क्या -2 है, तो एक्स स्क्वायर 5 - 2 ये तो हुआ, तो 3 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना, प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो गया 5 - 2 3, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो 5 दूने 10, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये है वो द्विघात समीकरण। तो ये है मेन चीज़, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के मूल मालूम है तो द्विघात समीकरण को ऐसा लिखा जाता है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल रूट्स पता हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।